प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक मॉक टेस्ट का टारगेट दिया था। कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया है और प्रॉपर मॉक टेस्ट दिया है, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। अभी जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं और हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। अपना अपना स्कोर जरा चैट बॉक्स में मेंशन करो कि सर हमारा स्कोर इतना आ रहा था, कि सर हमने ये स्कोर किया है। हम्म। वैभव सतन 92%। वेरी गुड। अगर 92% स्कोर किया तो मेरे को रिपोर्ट भी भेजो ना। गिरधर 75। तो जो 75 के ऊपर बच्चे हैं वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और जो 70 के नीचे हैं, राजीव 84, वेरी गुड। जो 70 के नीचे हैं उन्हें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब टेक्निकल लेक्चर जो हैं और भी ज्यादा टेक्निकल लेक्चर जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ वाली 72। वेरी गुड। तो जो 70 के ऊपर है दे आर गुड, और जिनका 70 के नीचे स्कोर है दे नीड टू इम्प्रूव। कुछ सिली मिस्टेक्स भी होती होंगी आपसे, आई कैन अंडरस्टैंड, तो उसको इंप्रूव करना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज, आज से जो लेक्चर की सीरीज शुरू हो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं, केवल प्रैक्टिकल लाइफ में भी। और बहुत सारे चैप्टर का बेस बनेगा आपका इस पर्टिकुलर लेक्चर से। तो टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम जो डिस्कस करेंगे वो एज पर यूएस गैप डिस्कस करने वाले हैं कि सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यूएस गैप का क्या रोल होता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इक्विटी का मतलब तो समझा दिया था कि इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं। ऑलरेडी अवेयर हैं इक्विटी से। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता हो कि सर इक्विटी क्या होती है? क्या आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इक्विटी के बारे में ही नहीं पता है? तो एक बात ध्यान रखिए, चेंजेस इन इक्विटी का मतलब जो भी इक्विटी के कंपोनेंट है उसके ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस का रिकॉन्सिलेशन ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। मैंने क्या बोला कि इक्विटी के जो कंपोनेंट है उसके ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का रिकॉन्सिलेशन इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बात समझ में कितने स्टूडेंट को आ गई? हैंड रेस कर दें सर, समझ में आ गया। क्या बोला है मैंने? इक्विटी के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का रिकंसिलेशन। तो सर ठीक है, समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे इक्विटी का एक कंपोनेंट होता है कॉमन स्टॉक। क्या होता है? कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक। अब ओपनिंग बैलेंस $40,000 है। क्या है? 40,000। और क्लोजिंग बैलेंस $60,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये $20,000 से इंक्रीज हुआ है। तो इस $20,000 को जो इंक्रीज हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? ये रीजन क्या है कि सर जो कॉमन स्टॉक आपका स्टार्टिंग में 40 था और वो एंड में 60 हो गया, इसका क्या रीजन हो सकता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? मेंशन इन चैट बॉक्स। और स्पीडली। सर इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं न्यू शेयर इशू किए हैं। हमने 20,000 की क्या की है? न्यू शेयर इशू की है। तो इसीलिए हमारा तो एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा, उसमें हर इक्विटी आइटम के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का रिकॉन्सिलेशन किया जाएगा। एक और चीज, सर हमारे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग 70,000 थी, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 80,000 हो गई।
तो ये क्या इंडिकेट करता है? व्हाट इज द इंडिकेशन? ये 10K का इंडिकेशन बताइए क्या है? आप सभी को पार्टिसिपेट करना है कि सर, हाँ अमित टॉक नेट गेन नहीं बेटा, सर हमने ड्यूरिंग द ईयर कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग 80 हो गई है। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो यही रिकंसिलेशन क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो देखिए एग्जाम थ्योरी बेस्ड है, तो यहां मेंशन किया गया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्रेजेंट रिकॉन्सिलेशन of the accounting period of the beginning balance for each component of equity to the ending balance। और हर आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। कैसे डिस्क्लोज करना है सर? सेपरेटली। ठीक है सर, ये बात याद रहेगी। अब जैसे नेट इनकम बढ़ रही है, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर नेट इनकम कमाई है, तो इसका मतलब रिटेन अर्निंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सर लॉस हो गया है, तो रिटेन अर्निंग आपकी डाउन चली जाएगी। सर ऑनर को डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर डिविडेंड। तो डिविडेंड अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होगा? रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। ऑनर को डिस्ट्रीब्यूशन के कारण रिटेन्ड अर्निंग में क्या आ जाएगा? डाउनफॉल आ जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैंने अगर ऑनर को डिस्ट्रीब्यूशन किया डिविडेंड, अगर मैंने ऑनर को स्टॉक डिविडेंड दिया होता, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं स्टॉक डिविडेंड, बताइए उसका इंपैक्ट रिटेन अर्निंग पे क्या पड़ेगा? कोई इंपैक्ट, यस और नो? क्या बोल रहे हो सर आप? स्टॉक डिविडेंड, तो स्टॉक डिविडेंड का क्या मतलब होता है? हम्म सर स्टॉक डिविडेंड मतलब बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के कारण रिटेन अर्निंग तो कम हो जाएगी, लेकिन क्या बढ़ जाएगा मुझे बताओगे आप? कि स्टॉक डिविडेंड के कारण सर रिटेन अर्निंग तो कम हो जाएगी, लेकिन क्या बढ़ जाएगा? सर शेयर बढ़ जाएंगे। तो बेटा शेयर बढ़ जाएंगे तो रिटेन अर्निंग कम हो गई, शेयर बढ़ गया, अल्टीमेटली चेंजेस इन इक्विटी का इंपैक्ट क्या हुआ? सर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि शेयर और रिटेन अर्निंग दोनों ही कंपोनेंट किसके हैं? इक्विटी के हैं। सर क्या आपने ये हमको पहले भी बताया है? यस, पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर मेरे पास रिटेन अर्निंग थी 10,000 की, ठीक है, और मेरे कॉमन शेयर 20K थे, तो मेरी टोटल इक्विटी 30,000 है। ठीक है सर, टोटल इक्विटी 30,000। मैंने रिटेन अर्निंग में से 5 माइनस करके कॉमन को दे दिया, तो ये तो 5,000 हो गया और ये 25,000 हो गया, 25। लेकिन अल्टीमेटली मेरी इक्विटी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। तो सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग कम हो गई, कॉमन स्टॉक बढ़ गया, बट अल्टीमेटली इक्विटी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं। तो इक्विटी के कंपोनेंट लिखे हैं सर, रिटेन अर्निंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, उसके बाद कॉमन स्टॉक इज ए कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। एडिशनल पेड इन कैपिटल कब बढ़ती है बेटा? मेंशन करो कि सर एडिशनल पेड इन कैपिटल कब इंक्रीज होती है, विन व्हाट्स सिचुएशन एडिशनल पेड इन कैपिटल विल इंक्रीज? सर एडिशनल पेड इन कैपिटल मतलब प्रीमियम, इंडियन लैंग्वेज में प्रीमियम, प्रीमियम ऑन शेयर। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे पास
10,000 के शेयर थे, हमने इसको इशू 15,000 में किया। कितने में किया? 15,000 में इशू कर दिया। तो सर ये जो एक्स्ट्रा किया है, ये 5,000 क्या है? एडिशनल पेड इन कैपिटल। इस 5,000 को हम क्या बोल रहे हैं? एडिशनल पेड इन कैपिटल। और एडिशनल पेड इन कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर। तो मैं आपसे पूछूं एमसीक्यू का क्वेश्चन कि अगर कॉमन शेयर को 8 पार से ज्यादा पर इशू किया जाता है तो इक्विटी में क्या इफेक्ट होता है? व्हाट इंपैक्ट ऑन इक्विटी? व्हाट इंपैक्ट ऑन इक्विटी? तो सर इक्विटी विल इंक्रीज। ऐसे ही मैंने आपको ओसीआई के बारे में बताया है। तो ओसीआई का मतलब आप बताएंगे? अगर आप प्रीवियस लेक्चर को प्रॉपरली वॉच करके आ रहे हैं और अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि अनरियलाइज इनकम। सर अनरियलाइज इनकम का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। सर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 शेयर का। जब मैंने खरीदा तो उसकी वैल्यू थी 10,000। मैंने किसी कंपनी के, टाटा कंपनी के शेयर खरीदे थे और 31 दिसंबर को जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं उसकी वैल्यू हो गई 15,000। तो ये जो 5,000 का गेन हुआ है ये मेरा ओसीआई है। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं? ओसीआई। ये मेरा अनरियलाइज गेन है। तो जो अनरियलाइज गेन होता है उसको भी हम क्या करते हैं? इक्विटी कंपोनेंट में जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? तो सर अनरियलाइज गेन के कारण इक्विटी विल इंक्रीज और विल डिक्रीज? सर अनरियलाइज गेन के कारण हमारी इक्विटी का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एम आई क्लियर? उसके बाद सर अगर अनरियलाइज लॉस हो गया तो? सर यही टाटा कंपनी के शेयर जो आपने 10,000 में लिए थे उसकी वैल्यू 7,000 रह गई। तो ये क्या हो गया? 3,000 का बेटा लॉस हो गया। तो जितने भी अनरियलाइज लॉस हैं उसके कारण भी आपके इक्विटी का बैलेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यूएससीएमए इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। कल कुछ बच्चे एग्जाम देके आए हैं, उनका फीडबैक मैंने लिया है उनसे। सर जो आपने पढ़ाया उसमें से 100% क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में से पूरे के पूरे क्वेश्चन आए और एज ए राइटिंग बहुत सरल है और 70% थ्योरी आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे एग्जाम देके आए, 8-9 बच्चों ने एग्जाम दिया है और वो सारे पास होने वाले। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि पेपर कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं आता है, बस एप्लीकेशन बेसिस पे आ रहा है। तो लाइव क्लास जो आप अटेंड कर रहे हैं इसको पूरा अटेंड करते जाओ, मॉक टेस्ट देते जाओ, आप 100% पास होगे। तो सर इक्विटी के बैलेंस इन कारणों से चेंज होते हैं। अब अगला है रीपर्चेस ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। मतलब ट्रेजरी स्टॉक का क्या मतलब होता है? बाय बैक। सर हमने हमारे ही शेयर को वापस खरीद लिया। तो जब सर इशू करते थे तो इक्विटी बढ़ गई, जब वापस खरीद लिया तो इक्विटी का बैलेंस कम हो गया। याद रहेगी ये सारी बातें। और इसका जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, बिल्कुल दिख रहा है ऋषभ राज, आपकी चैट पूरी पढ़ पा रहा हूं, बट बीच बीच में नाम अगर लेने लगूंगा सभी के तो डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो डेफिनेटली आई कैन सी योर चैट। सो मैं क्या बोल रहा था? रीपर्चेस ट्रेजरी स्टॉक। जब आप आपके ही शेयर को खरीद लेते हो तो उसके कारण इक्विटी का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब एक रिटेन्ड अर्निंग को समझना बहुत जरूरी है। पहले भी मैंने समझाया था, आज फिर समझा रहा हूं। एक स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी पूछा जा सकता है आपसे।
तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का क्या मीनिंग है सर? स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का क्या मीनिंग है? तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का मीनिंग है कि जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग थी और जो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग थी उनके बीच में डिफरेंसेस आना, उसके बीच में चेंजेस आना। सर आपने शुरू में लिखा ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ओपनिंग बैलेंस, अब सर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉफिट कमाया तो इसके कारण रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। यहां फिगर रखते हैं हम, साथ में फिगर रखते हैं। लेट से आपके पास 10,000 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग थी, मैंने साइड में लिख दिया। सर ड्यूरिंग द ईयर हमने 3,000 का प्रॉफिट कमाया और 1,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो इसके कारण रिटेन अर्निंग चेंज हो रही, इसके कारण प्लस हो रही। अब कुछ पॉजिटिव प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद एक बात हमेशा याद रखना, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हमेशा रिटेन अर्निंग में आएंगे, करंट इनकम में नहीं आएंगे। कितने लोग ये बात भूल जाएंगे? कितने लोग ये बात भूल जाएंगे कि सर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हम नेट इनकम में नहीं देंगे, हम रिटेन अर्निंग में देंगे। तो सर ये बात नहीं भूलेंगे क्योंकि आप बार बार इंफेसिस दे रहे हो कि पीछे का इफेक्ट हमेशा रिटेन अर्निंग में आता है, करंट ईयर की इनकम में नहीं आता। जैसे एग्जांपल, सर एग्जांपल दो, चलो बेटा एग्जांपल दे दें। सर लास्ट ईयर 2022 हमें डेप्रिसिएशन लगाना था, 20,000 लगाना था, अकाउंटेंट से गलती हो गई, उसने एक जीरो कम लगा दिया। बताओ क्या करोगे? करंट ईयर में क्या करोगे? अभी हम इनकम टैक्स की इफेक्ट की बात नहीं कर रहे, लेट से इनकम टैक्स के इफेक्ट के बिना, फिर इनकम टैक्स के इफेक्ट के साथ भी सोचेंगे। आप सभी को आंसर देना है, सिर्फ लिखना नहीं है कि ये एरर है, ये क्या है, इफेक्ट बताओ क्या करोगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या करेंगे सर, ये चाहिए मुझे तो आपसे। तो सर गलती हुई है 18,000 की, पिछले साल डेप्रीसिएशन लगाना था 20,000, लगाया 2,000, इसका मतलब लास्ट ईयर 18,000 से प्रॉफिट ओवर वैल्यूड है सर, ऊपर गया है। तो पिछले साल गलत प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया होगा, पिछले साल का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जुड़ता है, तो सर ओपनिंग रिटेन अर्निंग को लो कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे। तो सर ओपनिंग रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करेंगे, तो रिटेन अर्निंग विल बी डिक्रीज बाई 18,000। और दूसरा इफेक्ट भी तो जाएगा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सेकेंड इफेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। तो सर पिछले साल हमने डेप्रीसिएशन कम लगाया है, तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है उसको 18,000 से क्या कर देंगे सर? इंक्रीज कर देंगे। तो आपको ओपनिंग रिटेन अर्निंग को रिड्यूस करना है, ओपनिंग रिटेन अर्निंग शुड बी डेबिटेड। तो एग्जामिनर आपसे इंक्रीज और डिक्रीज के अलावा ये भी तो पूछ सकता है कि व्हाट इफेक्ट ऑन द रिटेन अर्निंग, इट विल बी डेबिटेड और इट विल बी क्रेडिटेड। तो सर रिटेन अर्निंग को कम करना है, तो जब किसी भी प्रॉफिट को कम किया जाता है तो उसको हमेशा डेबिट किया जाता है, और प्रॉफिट को डेबिट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को इंक्रीज करना होगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सर एग्जामिनर उल्टा भी पूछ सकता है कि लगाना चाहिए था 2,000 और लगा दिया 20,000, तो क्या हुआ? लास्ट ईयर क्या हुआ? सर लास्ट ईयर हमने हमारा प्रॉफिट 18,000 से कम कर दिया होगा लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का इफेक्ट करंट ईयर में नहीं दिया जा सकता।
लास्ट ईयर का इफेक्ट केवल रिटेन अर्निंग से देंगे। तो सर अब यहां पर ओपनिंग रिटेन अर्निंग को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज और डिक्रीज। तो तो सर पिछले साल एक्सपेंडिचर ज्यादा लगा दिया था तो हमने प्रॉफिट कम कर दिया, तो अब हमें करंट ईयर का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। करंट ईयर की रिटेन अर्निंग को इंक्रीज, करंट ईयर नहीं सॉरी, रिटेन अर्निंग को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई पूरी तरीके से? सर हम आपके साथ में हैं कि सर प्रायर पीरियड का जो इफेक्ट है, प्रायर पीरियड का जो इफेक्ट है, बाकी सब हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या नींद में है कि सर, या मुझे दिख नहीं रहे होंगे? हाँ चलो, समझ में आना शुरू हो गया ना सभी। तो सर आज के बाद एक कसम खा लें, क्या कसम खा लें, कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में से ही दिए जाएंगे। प्रायर पीरियड इफेक्ट हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में से देंगे। तो सर अब हमको दो बातें समझ में आ गई, पिछले प्रॉफिट्स को रिटेन्ड अर्निंग कह लीजिए और करंट ईयर के प्रॉफिट को नेट इनकम कह लीजिए। अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर टैक्स इफेक्ट भी समझाइए। अब आप लोग समझाएंगे टैक्स इफेक्ट, टैक्स का इफेक्ट समझना है। सर डेप्रीशिएशन लास्ट ईयर 20,000 था, हमने डेप्रीशिएशन 2,000 ही लगाया, और लेट से हमारा टैक्स का रेट 20% था। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, पिछले साल आपने टैक्स ज्यादा भरा है या कम भरा है? अगर आपसे ये गलती हो गई थी कि 20,000 की जगह आपने केवल 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो लास्ट ईयर आपने टैक्स ज्यादा भरा है या कम भरा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको आंसर लिखना है चैट बॉक्स में, सोच के बताना। जिसको मोर लगता है वो मोर लिख दे, जिसको लेस लगता है वो लेस लिख दे। अब मैं उसका लॉजिक आपको समझाऊंगा। सर एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुआ था 20, हमने तो 2,000 ही डाल दिया पीएनएल में, इसका मतलब हमने 18,000 से एक्सपेंसेस लो रखा है। और अगर एक्सपेंसेस लो है तो इनकम हाई है सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इनकम अगर ज्यादा है तो टैक्स भी मोर भर दिया होगा, तो इसका भी एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। तो इस एडजस्टमेंट को नेट ऑफ टैक्स बोलते हैं। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है ना, तो अल्टीमेटली आपने एक्सपेंडिचर कम लिखा है, तो आपने प्रॉफिट क्या कर रखा है, बड़ा रखा होगा पिछले साल का। ऐसा भी तो सोचो कि सर हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उसमें हमने एक्सपेंडिचर 18,000 से कम लिख दिया, तो सर एक्सपेंडिचर कम लिख दिया तो इनकम बढ़ा दी, और बेटा इनकम बढ़ा दी तो टैक्स भी ज्यादा भर दिया। तो ये बात अब हमको इस साल पता चल रही है, तो अब हम उसका टैक्स इफेक्ट भी देंगे। तो इस 18,000 को, ये जो 18,000 को नेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। तो नेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा? सो सर 18,000 का 20%, 18,000 का 20% कितना होता है सर? 3,600, 3,600। इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया? 15। तो ये हो गया 14,400, ये नेट ऑफ टैक्स। तो आपने आपकी इनकम को 14,400 से क्या करना है, तो टैक्स का इफेक्ट देने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी रिटेन अर्निंग को बढ़ाएंगे। बात समझ में आई? कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? लेकिन सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
तो 18,000 से ही होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम नहीं है। बात समझ में आ गई कि सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 18,000 से ही एडजस्ट होगा। रिटेन अर्निंग तो हमने पिछले साल टैक्स ज्यादा भर दिया होगा कि कम भर दिया, कम भरा है, तो अल्टीमेटली सर कम भरा है या ज्यादा भरा है? सर पिछले साल ज्यादा भर दिया है। कम क्यों बोल रहे हो आप? सर पिछले साल हमने 2,000 का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, तो हमने इनकम को ज्यादा दिखा दी, तो कम भरा है, तो ज्यादा भरा है, सॉरी ज्यादा भरा है, तो उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मांग लेंगे। तो सर जनरल एंट्री बता दीजिए। रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट कितना? 14,400। और जो टैक्स रिफंड निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ? रिफंड निकलेगा कि पेमेंट करना पड़ेगा? बात समझ में आई कि नहीं? ज्यादा चीज पे कर दी है तो सर कितना? टू एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन वो कितना होगा आपका? 18,000। बात समझ में आ गई? कितने लोगों को पूरी जनरल एंट्री समझ में आ गई सर? कि सर एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था तो डिपार्टमेंट से बोलेंगे भैया गलती हो गई थी, पिछले साल ज्यादा टैक्स भर दिया था, तो वो टैक्स अब आपसे वापस चाहिए। तो कोई चीज वापस लेनी हो तो वो एसेट होती है या लायबिलिटी होती है? तो बेटा ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। पहली बात तो अच्छी बात है कि इतने टेक्निकल वो नहीं पूछते, क्योंकि वो पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन सीपीए में। सीएमए को थोड़ा सा सरल कर रखा उन्होंने। क्यों कर रखा है ऐसा सरल? क्योंकि सीएमए अकाउंटिंग का प्रोफेशन नहीं है, सीएमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वो बोलते हैं कि यार अकाउंटेंट से इतना क्वेश्चन पूछो, आप उनसे मत पूछो। क्लियर है सभी को ये बात? तो आज के बाद आप टैक्स इफेक्ट को भी अच्छे से इफेक्ट समझेंगे और आपने जो भी गलती करी उसको नेट ऑफ टैक्स में कन्वर्ट कर। अब प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट की दो कैटेगरी होती है बेटा। बहुत टेक्निकल पार्ट के ऊपर आ रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना आप, बहुत ही टेक्निकल पार्ट है ये। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट में सबसे पहले आएगा चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पहला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सर अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब जैसे आप चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सबसे पहला है चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड। मुझे एक वैल्यूएशन मेथड का नाम बताइए, कोई सी एक मेथड का नाम जो आपको याद हो। सर हम 2022 में लीफो से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे। नाउ 2023 में हम फीफो से डिसाइड कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये एग्जाम्पल हो गया चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सर लीफो के कारण हमारी इन्वेंट्री आती थी 40,000, लेकिन अगर उसको फीफो में बदल दें तो वो 60,000 हो जाती है। तो हमारे जो 2023 का क्लोजिंग स्टॉक था वो यहां पर 20,000 से इंक्रीज हो गया। तो इस 20,000 से क्या मैं अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को बढ़ा दूं बेटा? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं अपने करंट ईयर के प्रॉफिट को बढ़ा दूं? नहीं। तो फिर किसको बढ़ाऊं?
सर आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। तो जब कभी भी, तो बेटा नेट ऑफ टैक्स, लेट से टैक्स की रेट 20% है, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? कितने से बढ़ाना पड़ेगा सर? 16,000 से सर, आफ्टर टैक्स। तो सर आपने क्या किया, 20,000 मल्टीप्लाई 80%, ठीक है, 80/100 आपने यहाँ पे कर दिया, करके देख लेना। ये 16,000 आता, तो 16,000 से आपने आपकी रिटेन अर्निंग को इंक्रीज कर दिया। तो इस प्रकार के इफेक्ट को, जब जो चीज पीछे से बढ़ाई जाती, पीछे मतलब रिटेन अर्निंग पिछले साल का प्रॉफिट ही होता है, पीछे का प्रॉफिट, तो जो भी पीछे से इफेक्ट दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है सर? उसको बोला जाता है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और एग्जामिनर बेटा थ्योरी में आपसे सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा। तो थ्योरी में आपको ध्यान रखना, यहां लिखा है ना, एडजस्टेड इन रिटेन अर्निंग एज वेल एज क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी। तो बताइए मेरे इस ट्रांजेक्शन में दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा? कि सर लीफो से 40,000 आता था, फीफो से 60,000 आता, तो 20,000 का तो इफेक्ट आ गया, नेट ऑफ टैक्स 16,000 हो गया। दूसरा इफेक्ट कहां पर देना है? जल्दी लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। इन्वेंटोरी में। और इन्वेंटोरी क्या है आपकी, लायबिलिटी है या एसेट है? सर एसेट है। तो आप मुझे एक एक लाइन लिखकर बताओ, क्योंकि एज ए क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इफेक्ट कहां कहां पड़ता है? क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द बिगिनिंग पीरियड रिटेन्ड अर्निंग एज वेल एज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स और लाइबिलिटी। अभी तो हमारा एसेट्स के ऊपर पड़ रहा था इफेक्ट, कई बार हो सकता है लाइबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ जाए। बात क्लियर हो गई? क्या दो बात लिखोगे बेटा? क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग एज वेल एज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। मैं आपको एज ए क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी समझा रहा हूं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है ये सर बात? एग्जाम में ये दो लाइन चिपका देंगे अगर आएगी तो। 100% श्योर हो या नहीं हो? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सर प्रिंसिपल तो समझ में आ गया। अब कई बच्चे पूछ रहे कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? जो बुक में वैल्यू आ रही है, जैसे बुक में इन्वेंट्री की जो वैल्यू आ रही है, या इनकम टैक्स की जो वैल्यू आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट। दूसरा इफेक्ट है करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड, जो अभी हमने समझा। करेक्शन का क्या मतलब होता है? करेक्शन का मतलब होता है सर कोई एरर हो गया, मैथमेटिकल एरर हो गया। जैसे कि सर, सर लास्ट ईयर आपने 20,000 डेप्रिसिएशन लगाना था, आपने 2,000 लगा दिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ करेक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ करेक्शन। अब एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर इन्वेंट्री क्या करें यहां पर? इन्वेंट्री तो बेटा 20,000 पर ही बढ़ेगी इस क्वेश्चन में। बाकी दूसरा इफेक्ट किस पे जाएगा? टैक्स के ऊपर। तो ये ध्यान रखना है कि रिटेन्ड अर्निंग में नेट ऑफ टैक्स का इफेक्ट दिया जाता है, एसेट और लाइबिलिटी में नेट ऑफ टैक्स नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? कि रिटेन्ड अर्निंग में ही नेट ऑफ टैक्स का इफेक्ट दिया जाए। बहुत टेक्निकल और माइन्यूटली मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो सर करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड इफेक्ट भी कहा जाता है? तो यहां पे लिखा नॉट टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ करंट पीरियड नेट इनकम। अगेन एमसीक्यू में ये छोटी छोटी 70 to 80% थ्योरी है,
और थ्योरी समझ के ही आंसर कर पाओगे, रट नहीं पाओगे। एग्जाम वाले दिन जिस दिन बैठे होगे तो मुझे याद करना कि सर बोलते थे कि थ्योरी ही हमें पास कराने में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करना। नंबर क्रंचिंग ओनली 20%, मतलब 100 क्वेश्चन समझो अगर आप, तो 20 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, बाकी सारे थ्योरी। बच्चे बोलते हैं एग्जाम देके, मैं रोज फोन पे बात करता हूँ बच्चों से जब भी एग्जाम देकर आते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। अब सर चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, अगला इफेक्ट है चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो ध्यान रखिए, ये वाला जो इफेक्ट है ये प्रायर पीरियड नहीं है। यहां देखो मैं रेड कर देता हूं, नॉट प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इज नॉट ए प्रायर पीरियड एडजस्ट। सर एग्जाम्पल देके समझाइए। चलिए बेटा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 2020 में, लेट से 2020 में एक फिक्स्ड एसेट बाय की $20,000, फिक्स्ड एसेट बाय की 20,000। आपने सोचा इसकी लाइफ है 5 ईयर, 5 साल आपने लाइफ सोची। स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, SLM। ठीक है, बताइए हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, पहले तो ये बताओ। तो बहुत सिंपल है सर, 20,000 डिवाइड कर दिया 5 से, तो 4,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। हर साल 4,000 का आएगा डेप्रिसिएशन। अब 2020, 2020, 2021 और 2023 या 2022 तक ले लेते हैं। 2022 की ओपनिंग में आपने बोला कि यार ये जो लाइव हमने पीछे एस्टिमेट की थी वो एक्चुअल में 5 नहीं है, हमारे हमने गलत प्रिडिक्ट कर ली थी, वो 10 है। क्या बोल रहा हूं मैं कि 2022 के ओपनिंग में ही आपको एक बात रियलाइज हो गई कि यार जो 2020 के में हमने लाइफ एस्टिमेट की थी वो रॉन्ग एस्टिमेट था हमारे हिसाब से। आज हमको पता चला ये एसेट 5 नहीं 10 साल चलेगी। अभी मुझे बताओ रिमेनिंग लाइफ कितनी है, अभी भी रिमेनिंग ईयर ऑफ लाइफ कितनी है बेटा, फटाफट आंसर दो। कई बच्चे बोल रहे 5। बेटा 5 नहीं, 8। मैंने क्या बोला, 2022 के बिगिनिंग में, 2021, 2021 2 हो गया, और 2022 में अभी हम बिगिनिंग में, तो सर अभी भी 2 साल लाइफ खत्म हो गई है, तो 8 बची हुई है। तो जो डेप्रिसिएशन है अब वो अभी आपकी बुक में वैल्यू कितनी है, नेट एसेट, नेट एसेट्स कितने हैं, मतलब इस एसेट की आज की डेट में 2022 के बिगिनिंग में वैल्यू कितनी, पहले तो ये बताओ। 2022 के बिगिनिंग में वैल्यू कितनी है सर? सर 4,000 एक साल डेप्रिसिएशन लगा, तो 2 साल डेप्रिसिएशन लगा, तो 8,000 लग गया होगा। और 20,000 में खरीदी थी, तो 20 - 8, तो वैल्यू बची है 12,000। तो अब क्या डेप्रिसिएशन को पीछे से चेंज करें या आगे, करंट ईयर और फ्यूचर से करें? करंट ईयर मतलब अभी 2022 और 2023 में क्या डेप्रिसिएशन लगा। तो जब हमने पढ़ा कि सर ये एस्टिमेट था, पिछले साल सोच रहे थे, 2020 में सोच रहे थे कि 5 साल, 2022 में रियलाइज हुआ ना ना 5 नहीं बेटा 10 है। तो ये चेंजेस इन एस्टिमेट है, तो वो पीछे से नहीं दिया जाता, वो आगे से और फ्यूचर से दिया जाता। तो अब बताइए डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जल्दी बताओ। सर 12,000 डिवाइडेड बाई
रिमेनिंग लाइफ है 8। जरा 12,000 को 8 से डिवाइड करके बताओ बेटा कितना आता है? 1500। तो जो चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होते हैं उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? याद रहेगी बेटा ये बात, प्रोस्पेक्टिवली। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को नेट ऑफ टैक्स नहीं करते बेटा, नेट ऑफ टैक्स नहीं करते, तो सीधे 1500 डेप्रीशिएशन में डाल लेंगे। बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हैंड रेस कर दें अपना। चलो सभी को समझ में आ रही है। अब आपको समझ में आ गई तो एक एग्जांपल फिर पूछना बनता है। आप लोग आंसर देंगे सभी लोग। सर 2015 में हमने एक एसेट बाय करी, फिक्स्ड एसेट, और वो फिक्स्ड एसेट्स थी हमारी 50,000 की। लाइफ हमने एस्टिमेट करी 10 ईयर होगी। 10 ईयर की लाइफ हम एस्टिमेट करके बैठे हैं और हम डेप्रीशिएशन लगा रहे हैं। 2019 में आपको रियलाइज हुआ, कब रियलाइज हुआ? 2019 में, कि लाइफ तो 8 ईयर ही है। बताइए 2019 का डेप्रीशिएशन। इसका इफेक्ट रिटेन अर्निंग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये करंट ईयर का इफेक्ट है, पीछे एक नहीं है, तो करंट ईयर के इफेक्ट रिटेन अर्निंग में नहीं, करंट ईयर के इफेक्ट नेट इनकम में जाएंगे। चलिए 2019 का डेप्रीशिएशन सभी को मौका दिया है। जब तक मैं 1 मिनट रिलैक्स कर लेता हूं, वॉइस रेस्ट। आप लोग बताइए, 1 मिनट बाद पूरा बोलूंगा मैं। सभी के आंसर चाहिए मुझे। तो सर सबसे पहले ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन 2019, 2019 में कितना होगा? तो सर कैलकुलेट कीजिए, 50,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 कर दें। 4 क्यों किया सर? 15, 16, 17, 18, 4 साल, अभी 19 में तो लगा नहीं है, 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया सर। तो कितना हो गया? 5,000 इंटू 4, 20,000। ठीक है सर 20 हो गया, तो 50 में से 20 गया तो वैल्यू कितनी बची? 30,000। और अब कितनी लाइफ बची है? अभी रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है? रिमेनिंग लाइफ बताओ बेटा। कई बच्चे लिख रहे 7। बेटा 7 कैसे? हमने बोला टोटल 8 हो गई, तो 4 तो चले जा चुकी सर, 4 बची। तो सर 30,000 डिवाइडेड बाई 4 करो, कितना आता है? कैलकुलेटर मेरे पास अभी नहीं है राइट नाउ। तो 7,500। रोहित राठी, एंड में बात करता हूं तुमसे मैं। क्लियर हो गया? 7,500। तो आपसे एग्जामिनर अगर ऐसा पूछे कि 2019 के एंड में कैरिंग वैल्यू कितनी है, तो क्या बताओगे बेटा एमसीक्यू में आंसर में? 2019 के एंड में कैरिंग वैल्यू, तो सर 2019 के एंड में कैरिंग वैल्यू वही, क्योंकि 30,000 थी,
तो 22.5। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को बात क्लियर हो गई होगी सर कि ये हमारी कैरिंग वैल्यू है। क्या है? कैरिंग वैल्यू मतलब बुक वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट, अगर एग्जामिनर गैम्बल खेलना चाहे, आपसे पूछे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, क्या बताओगे? क्योंकि वहां तो वर्ल्ड का खेल है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बताओगे बेटा? तो बुक को ध्यान से पढ़ना सीखो। ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 50 है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर वो पूछ ले कि 2019 तक कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा, ये तो ओसी हो गई, ओरिजिनल कॉस्ट, कौन बताएगा? 2019 के एंड तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर सिंपल सी बात है, 20 प्लस 7500, 27,500 इज आवर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई? जिसको पूरा लेक्चर अभी तक क्लियर, हैंड रेज, मेरे को पता चलना चाहिए स्टूडेंट को समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन है, और टू वे में आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप हैंड रेज करोगे नहीं तो मैं एक लैंग्वेज वर्ड यूज कर रहा हूं, साइलेंस मींस एक्सेप्टेंस, ये सब समझ में आ रहा है सर? जैसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट सजा सुनाते समय बोलता है ना कि आपको कुछ कहना है क्या, आप साइलेंट हो गए, मतलब जज ने बोला कि आपने आरोप स्वीकार कर लिया है, मतलब आपको समझ में आ गया। अगर आपने फीडबैक नहीं दिया तो मैं समझ रहा हूं कि आपको सब समझ में आ रहा है। तो क्लास में अटेंटिव बैठना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी लोग साइमल्टेनियसली एमसीक्यू करेंगे। जो लेक्चर पढ़ा उसके सारे एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है, और उसके बाद मॉक टेस्ट जो मैं आपसे लाइव क्लास में लेता हूं, फिर एक आपको घर पे मॉक टेस्ट देता हूं, फिर मैंने आपको फ्लैश कार्ड प्रोवाइड करने, नोट्स प्रोवाइड करने, उनको प्रॉपर रीड करो। संडे सैटरडे अभी हमारी क्लासेस लग रही हैं केवल, उसको प्रॉपर यूज करो। जी दिव्या जी, फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, दोनों बातें सेम होती हैं। तो सर आपसे अगर कोई हमेशा पूछे एस्टिमेट फ्यूचर पीरियड और करंट पीरियड, क्योंकि फ्यूचर में भी अब यहां पे डेप्रिसिएशन 7500 ही लगेगा, फ्यूचर में भी 7500 ही डेप्रिसिएशन लगेगा। वैभव लिख रहे सर मॉक का क्वेश्चन था सेम टॉपिक का। हाँ बिल्कुल होगा, मॉक में जो भी आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन एंड प्रेफरेंस स्टॉक के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक लाइन में अगर आंसर पूछूं कि क्या बेटा कॉमन स्टॉक और प्रेफरेंस स्टॉक भी पार्ट ऑफ इक्विटी होता है या नहीं होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? तो ये भी किसका पार्ट होता है? इक्विटी का ही पार्ट होता है। तो अब हम यहां पर क्लासिफिकेशन समझने जा रहे हैं, ऊपर कुछ मिस तो नहीं किया हमने? नहीं। द मोस्ट वाइडली यूज क्लास ऑफ स्टॉक आर कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर स्टॉक। तो सर डिफरेंस बताइए आप सभी लोग, क्या डिफरेंस होता है प्रेफरेंस में और इसमें? कॉमन स्टॉक दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो सर हम ये कह सकते हैं कि कॉमन स्टॉक और प्रेफरेंस स्टॉक में सबसे बड़ा डिफरेंस प्रेफरेंस का ही है, कि जब कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा, जब कंपनी बंद हो जाएगी, तो आउटसाइडर लायबिलिटीज को सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो इक्विटी शेयर को या कॉमन शेयर को दिया जाएगा। और डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को फिक्स अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद हम कॉमन शेयर को डिविडेंड देते हैं। तो इसके कुछ कॉमन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे।
वो आने वाले समय में करेंगे। अब स्टॉक से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशन भी हम पढ़ने जा रहे हैं। एक होती ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कहां पढ़ी है आप लोगों ने ऑथोराइज? कहीं पढ़ी है अपनी जिंदगी में? सर 12th क्लास में पढ़ी थी। क्लास 12th में आपने ऑथोराइज शेयर कैपिटल, टीएस गरेवाल नाम की एक बुक आती है ना कंपनी में। तो ऑथोराइज मतलब कंपनीज ऑथोराइज, कंपनी के चार्टर में लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है कि कंपनी अपनी लाइफ लॉन्ग में इतनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, उसको हम बोलते हैं ऑथोराइज। तो ऑथोराइज का मतलब क्या एक्चुअल इशू होता है? नहीं सर, एक्चुअल में हमने इशू नहीं किया, हम कर सकते हैं। और ऑथोराइज में से जितने एक्चुअल में इशू कर दिए, हैज बीन सोल्ड टू स्टॉक होल्डर, उसको बोलते हैं इशूड। और एक है आउटस्टैंडिंग। बस ये दोनों में ही एमसीक्यू में आप गड़बड़ा सकते हो। आउटस्टैंडिंग मतलब करेंटली हेल्ड बाय द स्टॉक होल्डर। तो मैं अब आपसे पूछूं कि सर 10,000 शेयर थे, हमने इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए, उसमें से 2,000 हमारे ट्रेजरी स्टॉक है। बताइए इशूड शेयर कैपिटल आपकी 8,000 है, 12,000 है, या 10,000? आंसर दीजिए एमसीक्यू में। इशूड इज टू इशूड इज 8,000, 12,000 और 10,000? आंसर मी। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 8,000 और वो गलत बोलेंगे। बेटा इशू आज भी 10 ही है। ट्रेजरी स्टॉक कभी भी इशूड में से माइनस नहीं होते। आउटस्टैंडिंग 8,000 कहलाएंगे, क्योंकि 2,000 तो अब हमारे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग इज 8,000, बट इशूड आज भी 10,000 है। बात समझ में आ गई? कितनों को ये बात समझ में आ गई? एक एक लाइन मेरी जो बोली जा रही है वो मोती है बेटा एमसीक्यू को पास करने में। कि सर इशूड आज भी 10,000, 8 दूसरों के पास है, 2 मेरे खुद के पास है, तो कंपनी के पास अपने ही शेयर हैं, तो वो आज भी इशूड में है, बट आउटस्टैंडिंग में नहीं है। मतलब सर ट्रेजरी स्टॉक इशूड में तो काउंट किया जाता, आउटस्टैंडिंग में काउंट नहीं किया जाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? ट्रेजरी स्टॉक इशूड में कंसीडर किया जाता है, आउटस्टैंडिंग में नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ट्रेजरी स्टॉक के कारण आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल चेंज होगी, यस और नो? नहीं। ऑथोराइज तो आज का मतलब इतना आप इशू कर सकते हो। जब अगला लेक्चर आएगा ट्रेजरी स्टॉक आपको डिटेल समझ में आएगा। तो सर आउटस्टैंडिंग का मतलब कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर। तो ध्यान रखिए जो बोनस है, स्टॉक डिविडेंड और डिविडेंड, वो हमेशा आउटस्टैंडिंग पे दिया जाता है। मतलब डिविडेंड के लिए ट्रेजरी स्टॉक के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता। ये लिख लेना कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है सर? आउटस्टैंडिंग के ऊपर दिया जाता है, इशूड पे नहीं दिया जाता। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आपको याद रहे कि सर 10,000 शेयर थे कंपनी के इशूड, उसमें से कंपनी ने 3,000 ट्रेजरी स्टॉक है। कंपनी की कंपनी ने डिविडेंड जो दिया है वो 20% दिए। बताइए कितना डिविडेंड कंपनी ने दिया है? इस एग्जांपल में अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो अब आपको हमेशा याद रहेगा
और जो वीडियो लेक्चर वॉच करते हैं उनको भी याद रहेगा, उनके लिए ही मैंने बनाया है। बट जो लाइव क्लास में आ रहे हैं मेजोरिटी तो वीडियो क्लासेस में ही आती है, लाइव बहुत कम बच्चे आते हैं ड्यू टू देयर वर्क शेड्यूल। बट लाइव और वीडियो दोनों समझ में आएंगे आपको। तो जल्दी बताइए डिविडेंड कितना। तो सर आपने बोला 10,000 माइनस 3,000, 7,000 का 20%, तो 1,400 विल बी योर डिविडेंड। क्लियर रहेगी बात। आज के बाद अथोराइज इशूड और आउटस्टैंडिंग में ट्रेजरी स्टॉक के कारण तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे बेटा। पूरी कोशिश की है कि हम अपनी क्लास की स्पीड को बहुत स्लो और एक स्टडी पेस पे चलें, जिससे कि आपको सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में है कि एक बार आप अच्छा, आप लोग घर पर जाकर इस वीडियो को दोबारा सुनिए हमेशा। कितने लोग अपने सेल्फ नोट्स बना रहे हैं अभी, जरा हैंड रेस कीजिए कि सर जो भी हम जाते हैं उसके बाद आपके लेक्चर को सुनते हैं। हाँ, सभी बना रहे हो ना। और लेक्चर को सुनते हुए ये नोट्स पे, अभी तो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने आपको ये जो क्रिप्स वाले नोट्स दिए हैं उसमें हाईलाइट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये तो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, तो वो आपके नोट्स में नहीं आती। नोट्स आपको प्लेन मिलते हैं, तो आप वीडियो लगाओ, साथ में नोट्स रखो, साथ में नोटबुक रखो, और पॉज करते हुए जहां जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको नोट्स में लिख लीजिए। और जो मैं आपको फ्लैश कार्ड दूंगा और जो मैं आपके मॉक टेस्ट ले रहा हूं उसको कंसिस्टेंटली आपने अगर फॉलो किया, 100% आप यूएससीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेंगे। बस रेगुलरिटी चाहिए मुझे। अब देखते हैं कितना लंबे समय तक आप लोग रेगुलर रह पाते हैं। मेरा तो रोज का काम है ये, तो मुझे रेगुलरिटी का इशू नहीं है, आप लोगों को टाइम से आना है और करना है। तो सर अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर मूव ऑन हो रहे हैं। द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द फर्म, तो दे हैव द वोटिंग राइट्स। किसको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, कॉमन शेयर को या प्रेफरेंस को भी? मॉक टेस्ट बताएंगे अभी ऋषभ, अभी एंड में क्लास के 10 मिनट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा ना, आपके रिजल्ट को डिस्कस करने वाला हूं अगले 10 मिनट में। दे हैव वोटिंग राइट्स। सो सर कॉमन शेयर होल्डर को ही वोटिंग राइट्स होते हैं, और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखी, कॉमन शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड अनलेस डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ध्यान रखिए, कॉमन शेयर को जरूरी नहीं है कि डिविडेंड देना है। बताइए क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि कंपनी ये डिसीजन ले सकती है, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने का राइट शेयर होल्डर के पास नहीं होता है, कंपनी के डायरेक्टर के पास होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर आर द सेम की डिफरेंट होते हैं? डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट और सेम? सर डिफरेंट होते हैं बेटा। शेयर होल्डर ही डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर की मीटिंग में डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, और डायरेक्टर की जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ध्यान रखिए, कॉमन शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटेड टू डिविडेंड अनलेस द डिक्लेयर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इफ हम मे चूज नॉट टू डिक्लेयर एनी। अब आप सोचिए, ऐसा सोचो कि आपने, आपकी सीएमए आप हो गए, आपका एक कंपनी में पैकेज लग गया और आपको 1 लाख रुपीज सैलरी मिलती है। अब आपकी फैमिली मेंबर आपके शेयर होल्डर है, आप डायरेक्टर हो उस 1 लाख के। तो आपके पास चॉइस है कि 1 लाख को उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो या उस 1 लाख को इन्वेस्टमेंट कर दो फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अल्टीमेटली फायदा तो फैमिली का ही हो रहा है ना। तो कंपनी के डायरेक्टर क्या कर सकते हैं कि ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम हमारे शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, हमने उन्हें कोई डिविडेंड नहीं देना है, हमने इसको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर देना है। तो डायरेक्टर में डिसाइड नॉट टू गिव, नॉट टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड। उसके बाद कॉमन शेयर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव लिक्विडेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओनली आफ्टर अदर क्लेम्स हैव बीन सेटिस्फाइड। मैंने आपको बताया कि सबको पैसा देने के बाद, लाइबिलिटी को पैसा देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देने के बाद कुछ बच जाता है, तो आप क्या करेंगे, अपने इक्विटी शेयर या कॉमन शेयर को देंगे। और इसीलिए कॉमन शेयर को
रेसिडुअल इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेसिडुअल इंटरेस्ट। तो एग्जाम में एमसीक्यू आए, रेसिडुअल इंटरेस्ट किसके पास होता है? प्रेफरेंस और कॉमन। तो कॉमन शेयर। तो कॉमन शेयर आर दी ऑनर ऑफ द कंपनी। तो ऑनर ही मिलकर अपने आप को डायरेक्टर बना लेते। जैसे सोचो आप लोग अभी 40 लोग जैसे बैठे हो लेट से, और 40 लोग में से आप सबने डिसाइड किया कि शम्मी सलूजा, रेशव राज और कानव इस कंपनी के डायरेक्टर होंगे। लेट से अभी 40 स्टूडेंट बैठे हैं और 40 ने मिलकर ये डिसीजन ले लिया कि सर कानव, रेशव और सर ये तीनों कंपनी के डायरेक्टर होंगे, और अब हम तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि आप 40 लोगों को इंक्लूडिंग अस डिविडेंड देना है कि नहीं देना। तो सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 40 लोग कैसे डिसाइड करेंगे? जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे वो अपने आप को वोट कर लेगा। अगर मेरे पास सारे शेयर है 80% और आप उन 40 लोगों के पास 20% है, तो बताइए किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा? मुझे ही बनाया जाएगा जब 80% होल्डिंग मेरे पास है। और मैं फिर और बाकी 20% और हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे कि कान्हा और ऋषभ राज को बना लेते हैं। तो ऐसे मिला के हम 3 लोग हो गए, और 3 लोग हम जब मिलके मीटिंग करेंगे उस मीटिंग को बोला जाएगा बोर्ड मीटिंग्स। बात समझ में आई? अब आप लोग अपने अपने जरा मुझे पिछले लेक्चर के मॉक टेस्ट जरा मेल पे भेजो बेटा, राइट नाउ। अभी मुझे मेल पर अपना अपना परफॉर्मेंस भेजो जो आपने पिछले हफ्ते किया। मैंने बोला मैं आपसे चेक करूंगा। तो शुरुआत में हमारा टाइम ना स्पेंड हो, इसीलिए पीयूष पांडे लिख रहे सर मैं दे नहीं पाया। तो फिर एग्जाम भी नहीं दे पाओगे अगर आप इस तरीके से करोगे। तो जरा अपने अपने मॉक टेस्ट मुझे इमीडिएटली भेजो जरा मेल पर। सेंड। चलो अभी स्प्रीत बोल रहे हैं कि सर हमने आपको सेंड कर दिया। लेट से आपके सामने चेक कर लेते हैं। या आपको लगना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ईमानदारी से उनका क्या स्कोर आ रहा है। तो देखो इनका आ रहा है स्कोर 81.8। तो अब इन्होंने पढ़ाई करी, वो डेट भी पता है मुझे, 24 अक्टूबर को इन्होंने मॉक टेस्ट दिया है। और 1 घंटा 14 मिनट लगे, 1 आवर 14 मिनट्स लगे हैं। नहीं, टोटल ड्यूरेशन, यस। इनकरेक्ट 2 थे, 9 करेक्ट थे। तो ये इनका एक मॉक टेस्ट था। उसके बाद ये वही मॉक टेस्ट है, ये 78। तो इन्होंने फिर 14 करे, उसमें से 3 करे। अब मुझे इशप्रीत बेटा आप ये बताओ कि जो आपने क्वेश्चन गलत करे वो लॉजिकली आपको वापस क्लियर हो गए थे कि हाँ सर हमने उसको वापस दे? क्योंकि साथ साथ पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वैभव, वैभव का भी इसको अब 100% स्कोर, एक्सेलेंट। तो देखिए आप सबके सामने बच्चे पढ़ रहे हैं। ये 24 अक्टूबर, मैं अपने आप को मेल नहीं कर रहा हूं, आपको लगना चाहिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो देखें। 91.7। तो ये स्कोर आना शुरू हो गया है क्लास में बच्चों का। अब जरा ऋषभ राज, तुम्हारा स्कोर भेजो बेटा मुझे। कानव, अच्छा बाकी अब क्वेरी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेरी हम एक साथ सारी डिस्कस करेंगे। जैसे सबकी क्वेरी आ जाए तो एक दिन हम पूरी क्वेरी का बनाएंगे। तो आप अभी क्वेरी को नोट डाउन करो, कल के लेक्चर में हम सबसे पहले क्वेरी डिस्कस करेंगे, बाकी सब। ऋषभ राज, ऋषभ राज तुमने क्या गूगल फोटो भेज दी? क्या भेज दिया? ये डायरेक्ट मेल भेज देते बेटा, अब खोलना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हारा स्कोर नहीं दिख रहा मुझे। तुमने 21 अक्टूबर को दिया है 10। अच्छा तुम्हारे 10 करेक्ट थे, वेरी गुड। तो साथ साथ पढ़ना कंपलसरी है। रोहित राठी तुम्हें भी ऐड करवा लेते हैं। अभी तुमसे बात करते हैं पहले जरा। बाकी बच्चे जो होमवर्क, अच्छा आप देखो बाकी नहीं कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद मोमिन वाली मोहम्मद, तुम्हारा क्या स्कोर है? 72। तो जो 72 के ऊपर हैं, जो 70 के ऊपर हैं, दे आर इन गुड पोजीशन। क्योंकि जो अगर आप हमारे मॉक टेस्ट में पास हो रहे हैं तो आपका स्कोर 90 है। अगर यहाँ 70 है तो वहां 90 है। क्योंकि यहाँ तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बहुत सारे डाले, उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी आते। तो अगर आप साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे तो ही पास होंगे, और तभी आप एग्जाम देंगे। रोहित मैं अभी आपसे जस्ट डिस्कस करता हूं, और मैं 1 सेकंड दीपिका मैडम को भी फोन लगाता हूं।
मेरा मोबाइल। बाकी मुझे स्टूडेंट का स्कोर चेक करने दो, बाकी सब क्या कर रहे हो। और जो पिछली क्लास में मौजूद थे वो मॉक टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, जैसे पीयूष पांडे, अमित टॉक, दिव्या जोशी और गिरिधर, उमेश पटेल। फिर बाद में आप लोग, सर मैं नहीं कर पाया था, ज्वाइन नहीं कर पाए थे। ठीक है चलो, जो ज्वाइन नहीं करते, अब्बास, ये सब मुझे पिछले हफ्ते भी दिखे हुए हैं। पीयूष अग्रवाल, तो अगर मंसूर साकिब, वंदना शर्मा, और जो रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं, अमित टॉक ने भेजा। देखो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उससे मतलब नहीं, आपकी एफर्ट मैटर है मेरे लिए। तो जिन्होंने इस वीक ज्वाइन किया है, गिरिधर, गिरिधर का रिजल्ट भी 75% है। डेट भी मुझे पता चल जाती है कि इसीलिए सॉफ्टवेयर में हर चीज स्पेसिफाइड है। तो अगले हफ्ते तो आप लोग देंगे।